हेलो बच्चों, मैं मिसेस डीन लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से और मैं अपने क्लास 10 के बच्चों का फिर से स्वागत करती हूँ लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसा कि हम गणित विषय में हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। तीसरा चैप्टर हमारा चल रहा था 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो ये 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण युग्म हम लोगों ने, उसका जो पहला मेथड हमने सीखा था वो ग्राफीय विधि, मतलब ग्राफ के द्वारा किस तरीके से हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल कर सकते थे। आज हम लोग बेटा उसी को ही, उन्हीं वाले समीकरण को हम लोग फिर से करेंगे, लेकिन उसको हम लोग अलग अलग विधियों के द्वारा करेंगे और इस बार ग्राफ पेपर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो हमारी ये जो 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण है, इसको हल करने की हमारी 3 विधियां होती हैं। नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि, नंबर 2 आपकी विलोपन विधि, नंबर 3 आपकी वज्र गुणनखंड विधि। तो यहाँ पर तीनों विधियों को हम एक एक करके समझाएंगे। तो आज मैं सबसे पहले आपका लेने वाली हूँ प्रतिस्थापन विधि के द्वारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आओ बच्चों हम लोग सीखते हैं। जैसे बच्चों की आपके सामने मैंने 2 क्वेश्चन रखे हैं अलग अलग, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। यदि मैं आपसे ऑप्शनल इसमें ऑप्शन के रूप में पूछूं कि बच्चों इसमें से कौन सा मैं क्वेश्चन बताऊं, तो जाहिर सी बात है आपको अभी खैर कुछ समझ में अभी नहीं लग रहा है कि क्या हम बताने जा रहे हैं, लेकिन तब भी आप बिना सोचे समझे देख के एकदम ये बताओगे कि मैम आप क्वेश्चन नंबर 2 ही बताइए। तो बिल्कुल हमने सही जज किया कि क्वेश्चन नंबर 2 ही हम बताएंगे। 2 जब आपको समझ लग जाएगा तो 1 आप अपने आप कर लोगे, क्योंकि ये वैसे भी थोड़ा सा इजी वे है। अब देखो, जब कोई प्रतिस्थापन विधि के द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को हल करते हैं तो आप पहले समीकरण को देख लो। जैसे ये पूरी सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये थोड़ा सा फ्रैक्शन फॉर्म में। अभी इसको करने के लिए थोड़ा इजी कर लो। तो जब इस तरीके के समीकरणों का हल शुरू करते हैं बच्चों, तो इस तरीके से करते हैं। पहले समीकरण आपने s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है। यहाँ से हम किसी भी एक चर राशि का आप क्या करोगे, वैल्यू निकाल लोगे, क्योंकि प्रतिस्थापन का मतलब हुआ प्रतिस्थापन, यानी इसकी किसी एक चीज की स्थापना दूसरी जगह कर देना, यानी सब्स्टिट्यूट कर देना, वहां पे जाके रख देना। तो जाहिर सी बात है यहाँ 2 अलग अलग समीकरण दी गई है। पहली समीकरण s माइनस टी इज इक्वल टू 3, दूसरी है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो पहली में से आप जो भी मान निकालो उसको दूसरी में सब्स्टिट्यूट कर दो या उसको प्रतिस्थापित कर दो, या दूसरी में से कोई एक मान निकालो, उसका मान आप पहली वाली में सब्स्टिट्यूट कर लो। तो खैर यहाँ पर हमें पहला वाला समीकरण क्या लग रही, इजी लग रही है। ये समीकरण 1 है। इस समीकरण से हम s का मान बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। s इज इक्वल टू 3 प्लस टी निकल गया, क्योंकि t को जब हमने इधर पक्षांतर करा तो माइनस का जाकर के क्या हो गया, ये प्लस का हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से एक s की वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक, अब हम समीकरण 2 उठाएंगे। समीकरण 2 ये आपकी समीकरण 1 थी और ये आपकी क्या है, समीकरण 2। समीकरण 2 क्या है, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। थोड़ा सा इसको इजी कर लेंगे, आसान कर लेंगे हल करके। तो जब भी कोई फ्रैक्शन की चीज होती है तो हमें पता है कि हम उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6। सो ये यहाँ पर आ जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6। ठीक, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये अपॉन में नहीं है तो अपॉन में 1 कर लिया। सो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6 इंटू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया है ना। अब यहाँ पर हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ठीक, अब ये हमारी एक नई समीकरण बन गई, क्योंकि 1 और 2 पहले से थी, तो ये हमारी अब एक नई समीकरण बन गई 3। हमने अब क्या करना होता, प्रतिस्थापन करना है, क्योंकि कभी अभी तो कोई वैल्यू तो निकली नहीं। तो जो हमने s की वैल्यू निकाली थी तो हम क्या कर देंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे s का मान समीकरण 3 में रखने पर इसी तरीके से लिख देंगे। जो हम मतलब करते जाएंगे उसी को लिखते जाएंगे। सो क्या हो जाएगा, 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। क्लियर हो रहा है ना। s की जगह पर हमने 3 प्लस टी रख दिया, क्योंकि s का मान यहाँ पर यही निकला था। अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36।
6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36। 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, 5t इज इक्वल टू 30, t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5, कैंसिल हो रहा है, 5 6 30, t इज इक्वल टू 6। तो हमने किस तरीके से s का मान निकाला और s का मान सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने समीकरण 3 में, और जैसे ही सब्स्टिट्यूट करा तो एक रैखिक समीकरण की तरह हम सॉल्व करते चले गए और हमें t का मान मिल गया 6। अब जो हमें t का मान 6 मिला है, इसका मान हम चाहे तो समीकरण 1 में रख दें, ठीक है, या हम समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो ऑब्वियसली आप समीकरण 1 में ही रखना अच्छा फील करोगे, क्योंकि ये समीकरण 1 आपकी इजी फॉर्म में दिख रही है। तो t का मान हम किस में रख देंगे बच्चों? समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 हमारी क्या है? s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये समीकरण 1 थी। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको समीकरण 1 में t का मान रखने पर, तो जैसे ही रखेंगे t का मान हमारा क्या आया था? 6 आया था। 6 इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, क्योंकि माइनस का 6 इधर पक्षांतर होगा तो 9 हो जाएगा, और s का मान भी निकल गया। s का मान आपका क्या निकल गया? 9। तो इस तरीके से हमने बहुत आसानी से प्रतिस्थापन विधि के द्वारा t का मान 6 निकाल लिया और s का मान 9 निकाल लिया। अब बच्चे कहेंगे कि मैम किस तरीके से हम ये जज कर लें कि हमारे आंसर ये सही है? तो आंसर सही करने के लिए आप रफ वर्क भी साइड में कर सकते हो या कहीं भी कर सकते हो, क्योंकि जैसे हमने समीकरण, हमारी पहली बेटा क्या थी, ये रफ वर्क है जो ये हम अभी आपको यहाँ पे करना बता रहे हैं कि कैसे आप सही पहचान करोगे कि मेरे दोनों मान सही निकल गए। तो कोई भी एक समीकरण उठा लेना, जैसे हमने समीकरण 1 ले ली, इसका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए। तो अभी s का मान 9 निकला, 9 रख लिया, t का मान 6 रख लिया, 6, और ये 3 है। 9 में से 6 क्या, कितना बचा? 3 इज इक्वल टू 3। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या हो गया? राइट हैंड साइड। इट मीन्स कि बिल्कुल परफेक्ट और बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर निकला है। t इज इक्वल टू 6 एंड s इज इक्वल टू 9। ये आपको शो नहीं करना है, ये आप अपने जजमेंट के लिए आप अपना ये कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने बड़ी आसानी से प्रतिस्थापन विधि के द्वारा रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सीख लिया। तो इस तरीके के सवाल आप क्या करोगे, एक बार फिर से मैं शॉर्ट रिवाइज कर दे रही हूँ कि कोई भी आपको जब 2 समीकरण मिलेंगी तो 2 समीकरण में से जो एक समीकरण आपकी सिंपल या इजी दिखे, उसमें से कोई एक चर का मान आप निकाल लोगे और उस चर का मान उस समीकरण 2 में रख दोगे। तो इस तरीके से अलग अलग दोनों चर राशियों के मान आपके निकल आएंगे। तो बच्चों एक न्यूमेरिकल आप इस तरीके का कर लो, जैसे जस्ट लाइक एक स्टोरी टाइप का। अब जैसे बच्चों ये सामने क्वेश्चन स्टोरी टाइप का दिया गया है, इसे मैं पढ़ती हूँ फिर बताती हूँ कि पहले से ही उसने बोला है कि दिए गए क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल कीजिए। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी 3800 रुपीज में। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपीज में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम सम्स होते हैं बच्चों, इसमें भी आपको रैखिक समीकरण युग्म बनाना पड़ेगा पहले, फिर जो भी विधि कही जाएगी उसे उसी विधि के द्वारा आपको हल करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए तो हम प्रतिस्थापन विधि ही यहाँ पर पहली कर रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम सम्स में हमने पढ़ लिया, इसको पढ़ने के बाद हम इसके रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे और फिर जैसे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इन सवालों को हल करा था, जिससे इससे पहले वाले सवाल को बिल्कुल इसी की तरह से हम हल करेंगे। तो बच्चों चलो चलते हैं, इसको भी इस तरीके के सवाल को भी समझ लेते हैं। जब इस तरीके का सवाल होता है कि कहा जाता है प्रत्येक का मूल बताइए या प्रत्येक की आयु बताइए, तो हमेशा पहले उसको मान लेते हैं। यहाँ पर एक है बल्ला है यानी बैट है और दूसरा बॉल है, तो मान लेंगे कि माना एक बल्ले, क्योंकि एक बल्ला पहले करेंगे फिर इसके बाद 7 हो 6 हो जो भी है वो हम, बल्ला मतलब है बैट, ठीक है। माना एक बल्ला का मूल्य यानी दाम जो प्राइस होता है, मूल्य कहते हैं x है, और गेंद का माना एक गेंद का मूल्य
y है। ठीक, मान लिया। अब एक एक शर्त जो जो उसने बोलता जाएगा हम वो करते जाएंगे। तो या तो हम यहाँ लिख दें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, या हम लिख दें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, जो भी आपका उसने शर्त बोली, तो या प्रश्नानुसार लिख दें, तो जो भी है तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रथम शर्त के अनुसार, क्योंकि सबसे पहले वो क्या कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है देखिएगा, 7 बल्ले तथा 6 गेंदे, उसका मूल्य है 3800 मूल्य। तो तुमने देखा जब एक बल्ले का कितना है x, तो 7 बल्ले का कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही 7x। जैसे कहते हैं ना एक पेंसिल का दाम है 2 रुपए, तो 3 पेंसिल का दाम क्या हो जाएगा 2 3 6 यानी 6 रुपीज। तो वैसे ही एक बल्ले का मूल्य है x, तो 7 का कितना हो जाएगा बेटा 7x, और एक गेंद का मूल्य है y, तो 6 गेंदों का कितना हो जाएगा 6y। तो दोनों बल्ले और गेंद का मूल्य उन्होंने दोनों को मिलाकर कितने रुपए में खरीदी, आपकी खरीदी 3800 रुपीज में। ये बन गई आपकी समीकरण 1। क्लियर। अब इसके बाद दूसरी शर्त क्या कह रहा है वो देख लो भाई। पहले तो सारी शर्तें हम उनकी पूरी कर लें, इसके बाद प्रश्न का हल करें। तो दूसरी शर्त के अनुसार क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना हो तो सिंपल पढ़ते जाओ, जो कहता जाए उसे करते जाओ। बाद में कोच ने क्या किया, 3 बल्ले तथा 5 गेंदों को खरीदा। तो एक बल्ले का मूल्य था x, तो 3 का कितना हो जाएगा 3x। ठीक, प्लस 5 एक गेंद का था y, तो 5 का कितना हो जाएगा 5y, और दोनों को मिलाकर उसने कितने में खरीदा 1750 रुपीज में। ये हमारी बन गई समीकरण 2। अब हमने क्या करना है, क्योंकि पहले ही उसने हमारे साथ एक शर्त लगा दी कि आपको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि को हल करने का मतलब है कि कोई पहले एक समीकरण 1 लो, जिससे हम किसी एक चर राशि का मान निकाल लें। तो लाजमी है हम समीकरण 1 ही उठाएंगे। समीकरण 1 से 7x + 6y इज इक्वल टू रुपीज 3800। 7x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रुपीज 3800 माइनस 6y। ठीक, क्योंकि हमें एक कोई चर का मान यहां से निकाल देना है और निकालने के बाद सब्स्टिट्यूट यानी प्रतिस्थापित कर देना है समीकरण 2 में। सो x का मान कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 38,000 माइनस 6y अपॉन, क्योंकि देखिए आपका था ना 7x, तो अपॉन 7 नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली। इस तरह से बच्चों मैंने x का मान निकाल लिया। अब हम x का मान समीकरण जब 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 हमारी 3x + 5y इज इक्वल टू 1750 है। हमने x का मान यहाँ पे रखा बिल्कुल, तो एज इट इज, कोई डिस्टरबेंस करने की जरूरत नहीं किसी भी नंबर को या किसी भी चर राशि को। 3 अपनी जगह रहेगा, बस x के प्लेस पर हम रख देंगे 3, जो वैल्यू निकली है वो रख देंगे, प्लस 5y इज इक्वल टू 1750 एज इट इज रहा सारा। बस x की जगह पर हमने जो मान x का निकाला था वो रख दिया। अब हम इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए देखो 7 हमारा नीचे एक्स्ट्रा है, यदि हट जाए तो पूरा एक लीनियर फॉर्म हमारा बन जाएगा। तो 7 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 7 से मल्टीप्लाई कर दें। दोनों पक्षों मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 7 हम यहाँ रखेंगे तो ये वाला 7 इस वाले 7 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 5 35 हो जाएगा, और यहाँ पर जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,250 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे कि दोनों पक्षों में 7 से गुणा करने पर, तो गुणा करने पर हमारी इक्वेशन अब इस तरीके से बन जाएगी। अब ये ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 63 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। इस तरीके से ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं कि बार बार इसी चीज को रिपीट करेंगे तो वीडियो भी लंबा होगा, तो सभी बच्चे जानते हैं कि किसी भी रैखिक समीकरण को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जो चर पदों को एक तरफ कर देते हैं, अचर पदों को एक तरफ कर देते हैं, तो इसका पक्षांतर करने के लिए हम इसे राइट हैंड साइड ले आएंगे, और 18y माइनस का है, ये प्लस का 35 है, तो 17y बचेगा इज इक्वल टू 850 हो जाएगा। ठीक है,
y का मान निकालने के लिए 850/17 कर देंगे। 17 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा। तो जिस तरीके से अब हमने यहाँ पर सॉल्व किया वो y का मान हमारा निकल के आ गया 50। अब जो y का जो मान निकल के आया 50, इसका मान हम यही वाले जो नया समीकरण बन गया था ना थर्ड, जिससे हमने x का मान निकाला था, बस सिंपल हम यहाँ पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे तो हमारा x का मान भी निकल आएगा कुछ इस तरीके से। देखो ध्यान दो, बस सिर्फ y की जगह 50 रख देंगे तो 50 रख दिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी अपॉन 7 हो गया, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 3500/7 हो जाएगा और x की वैल्यू हमारी क्या निकल आएगी 500। चूंकि हमने x को क्या माना था, हमारा था वो बल्ला, तो बल्ले का दाम हमारा क्या आ गया 500 रुपीज एक बल्ले का, और y हमने माना था गेंद, और गेंद का हमारा मान आ गया 50 रुपए। तो इस तरीके से फाइनल में हम आंसर लिख देंगे, अतः एक बल्ले का मूल्य 500 रुपए और एक गेंद का मूल्य 50 रुपए है। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, चाहे हमारी प्रॉब्लम सम्स हो, चाहे हमारा एक सिंपल क्वेश्चन हो, हम इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ और इसी उम्मीद के साथ हम जब कल आएंगे तो हम अगली विधि सीखेंगे। तो ओके बच्चों, बाय बाय।